अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी बैक्टीरिया एंड वायरस चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास बैक्टीरिया इकोलॉजी। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से फैले हुए हैं, और दूसरा बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैक्टीरिया की हमारे पास कितनी किस्में मौजूद हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि ये जानना सबसे पहले कब वजूद में आए हैं, तो हमें जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है अब तक का, उसमें ये बताया जा रहा है जो प्रोकैरियोट्स से आर्किया और बैक्टीरिया ये तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले जो है, यानी कि 3.5 अरब साल पहले जो थे इस ज़मीन पर आए हैं। जबकि ज़मीन की अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ज़मीन वजूद में आई है, और उसके बाद 1 अरब साल बाद जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स जो है इस ज़मीन पर पहुँचे हैं। तकरीबन 2 बिलियन सालों तक, 2 अरब सालों तक सिर्फ यही अकेले जानदार ज़मीन पर मौजूद थे। फिर जाकर के तकरीबन 1.5 अरब साल पहले यूकेरियोट्स की फॉर्मेशन हुई है। आज के दौर के अंदर अगर हम देखते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पर ये मौजूद हैं। ये पानी में, हवा में, खाने में और जानदारों की बॉडीज़ के अंदर भी मौजूद हैं। अगर दुनिया में मौजूद यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो तमाम यूकेरियोट्स से इन प्रोकैरियोट्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये खतरनाक से खतरनाक एक्सट्रीम कंडीशन जो है, एसिड वाली कंडीशन हो गई, जो कि गर्म कंडीशन हो गई, उसमें भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया की अलग अलग किस्में और उनकी इकोलॉजी का डिस्कस किया जा रहा है। पहले ये बयान किया जा रहा है कि दो लोगों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, एक है मार्गुलस और दूसरे सुवार्ट्स। अगर आप मार्गुलस की बात करेंगे, ये वही हैं जिन्होंने एंडोसिम्बायोसिस का नजरिया दिया था, और सुवार्ट्स जो थे इनके कोलीग थे। इन्होंने जो है इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स का बनाया, और प्रोकैरियोट्स को 16 ग्रुप्स के अंदर, 16 फाइला के अंदर रखा गया। अब यहाँ पर इनके 8 इंपॉर्टेंट फाइला जो है, उनके ग्रुप्स जो है उनको डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें ओमनी बैक्टीरिया के हवाले से। ये सख्त होते हैं, रोड शेप के होते हैं, कहीं कहीं पे इनका जो है हमें कॉमा के जैसा वाइब्रो का शेप भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव का मतलब ये है कि इनकी सेल वॉल के अंदर हमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम नजर आएगा। उसके अलावा इनके मेंबर्स काफ़ी सारे पैथोजिन हैं, यानी कि बीमारियां काज करते हैं। इनके अंदर जो है फ्लैजिला भी मौजूद होती है। ये स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, और ये एरोबिक होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब इनके एक जानवर का जिक्र किया जा रहा है जो कि इश्रेकिया कोलाई, इसे रिसर्च के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा बयान किया जा रहा है कि इनके अंदर वाइब्रोस कॉमा शेप की जानवर जो है वो भी मौजूद रहते हैं। यहाँ पर आप जो है इश्रेकिया कोलाई को भी देख सकते हैं। अब इनके दूसरे ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है जो कि साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इन जानवरों ने ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन दी है। ये फोटोसिंथेसिस कर पाते थे और नतीजे में ऑक्सीजन जो थे वो एनवायरनमेंट में भेजते थे। इनके पास कई सारे पिगमेंट्स मौजूद थे। क्लोरोफिल ए मौजूद है, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स मौजूद हैं, और उसके अलावा ब्लू और रेड पिगमेंट मौजूद थे जो कि फाइकोबिलिन। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होता है ये उसे भी जो है कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते थे, और जिन सेल्स के अंदर ये काम हो रहा होता था उन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता था। साइनोबैक्टीरिया ज़मीन पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ज़मीन में ये जो है एक चट्टाई की तरह फैले हुए हो सकते हैं, फिर ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। ये जो है पत्थरों के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, और वहाँ पर ये जो है लिचेंस की सूरत में मौजूद होंगे, यानी कि फंगाई के साथ में जुड़ करके मौजूद होंगे। अगर समंदरों के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है सेडिमेंट्स बनाए हुए, यानी कि लेयर्स बनाए हुए, ये जो है हमारे पास चट्टाइयों की तरह ये मौजूद रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया मौजूद होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के दौर के अंदर हमें जो इतने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो दरअसल किसी ज़माने पे वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया मौजूद थे। वो जाकर के कन्वर्ट हो गए, वक्त के साथ साथ उनके ऑर्गेनिक मटेरियल जो थे वो निकल गए, और वो फिर पेट्रोल की सूरत इख्तियार कर गए। इसी तरह से और भी जानदार बहुत सारे जो थे वो गैस के अंदर या पेट्रोल के अंदर आज के दौर के अंदर हमें मिल रहे होते। तो इसलिए पेट्रोल को जो है फॉसल फ्यूल कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास खराब पानी मौजूद है, ठहरा हुआ पानी मौजूद है, वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की हमें रैम्पेंट यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उस अनकंट्रोल ग्रोथ के नतीजे के अंदर हमें कलरफुल ये जानदार नज़र आ सकते हैं। वो पानी का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो हमें कलरफुल नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो है वो मौजूद होंगे। ये कलरफुल हमें इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हमने फाइकोबिलिन कहा। फाइकोबिलिन के अंदर फाइकोसाइनिन आ जाता है जो कि ब्लू कलर दे रहा होता है। इसी तरह से फाइकोएरिथ्रिन आ जाता है जो कि रेड कलर दे रहा होता है। तो अलग अलग तरह के कलर्स जो हैं इनके पिगमेंट्स के नतीजे में हमें देखने को मिलते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन भी नज़र आते हैं। अब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की एक एग्जाम्पल का जिक्र किया जा रहा है जो कि है एनाबीना। अगर एनाबीना की सेल्स को देखेंगे तो ये आपको इस तरह से कंटिन्यूस
फिलामेंट्स की सूरत के अंदर नजर आएंगे। तो इस तरह से इनकी जो है अनब्रांच फिलामेंट यानी कोई और ब्रांच नहीं निकल रही, इस तरह से धागों की सूरत में सेल्स आपस में कनेक्टेड इनके रहते हैं और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स की शेयरिंग वगैरह आसानी से कर पाते हैं। अब इनके हम उस ग्रुप का जिक्र करते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो दो नाम यहाँ पर लिखे हुए माइकोप्लाज्मस और स्पायरोप्लाज्मस। इन दोनों के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से ये जो है बाकी जानदारों से बैक्टीरिया के ग्रुप से अलग होते हैं। क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती तो इनमें पेनिसिलिन भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि पेनिसिलिन जो थी वो सेल वॉल की ग्रोथ को रोकने का काम कर रही थी। इनमें सेल वॉल बनती ही नहीं है, तो इस तरह से ये वाली पेनिसिलिन की जैसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को रोकने का काम करती वो इस पर असर नहीं कर पाएंगी। अब ये हमारे अंदर काफ़ी सारा बीमारियां काज करते हैं, हमारे अलावा और भी मेंबर्स में काफ़ी बीमारियां काज करते हैं, जैसे कि इंसानों में नमूनिया जो है ये वाले बैक्टीरिया काज कर रहे हैं। स्पायरोप्लाज्मस के हवाले से लिखा हुआ है, ये भी कई सारी बीमारियां जो है प्लांट्स के अंदर मिसाल काज कर रहे हैं, जैसे कि कोकोनट की बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, लीथल येलोइंग डिजीज ऑफ कोकोनट्स। होता ये कि इस बीमारी के अंदर इनके जो कोकोनट के लीव्स होते हैं वो येलो बन जाते हैं और ये लीथल है, यानी कि ये डेडली है, जिसके नतीजे में आगे चल करके कोकोनट का जो प्लांट है वो भी सड़ जाएगा, यानी कि डेड हो जाएगा। यहाँ पर आप माइकोप्लाज्मस को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पायरोकेट्स के हवाले से। इनका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग स्पिरुला के जैसे होता है और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, यानी कि बॉडी में ऐसे आपको कई ज़्यादा कर्व्स नजर आएंगे। दूसरी अगर हम बात करेंगे, इनमें एंडोफ्लेजिलम पाया जाता है। उनकी तादाद जो है एंडोफ्लेजिला की 2 से लेकर के 100 तक की इनकी मौजूद हो सकती है। स्पायरोकेट्स के यहाँ एक ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है जो कि ट्रेपोनीमा। ट्रेपोनीमा की अगर हम बात करेंगे, एक बीमारी को काज करते हैं जिसे सिफिलिस कहा जाता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए इसको फेटल कहा गया, यानी कि ये जो है डेडली डिजीज़ है। यहाँ पर आप स्पायरोकेट्स के ग्रुप ट्रेपोनीमा को भी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सूडोमोनास के हवाले से। ये स्ट्रेट होंगे या कर्व्ड होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे और रॉड शेप के ये मौजूद रहेंगे और इनके एक हिस्से पर बहुत ज़्यादा हमें जो है फ्लैजिला नजर आएंगे। ये पानी ज़मीन दोनों जगह पर मौजूद हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आसानी के साथ में ब्रेकडाउन ये कर सकते हैं। इनके कुछ ज़्यादा जो है ऑटोट्रॉफिक होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो है प्लांट पैथोजेंस होते हैं। इनके कुछ ग्रुप्स का जिक्र किए जा रहे हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स को NO3 वाले कंपाउंड्स को जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्रुप का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जो कि सूडोमोनास अर्गिनोसा। ये ज़मीन में मौजूद हो सकता है, पानी में मौजूद हो सकता है और ख़राब वेजिटेबल्स में भी मौजूद हो सकता है। वैसे तो ये हार्मलेस होता है, लेकिन उन लोगों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वहाँ पर उनके यहाँ सीरियस इन्फेक्शन को भी काज कर सकता है। यहाँ पर आप सूडोमोनास को देख सकते हैं जो कि रोड शेप का है और एक हिस्से पर बहुत ज़्यादा फ्लैजिला आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने बताना यह है कि जिसके एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स के हवाले से। इनके अंदर हमें फिलामेंट्स नज़र आती हैं और ये फिलामेंट्स जो है ब्रांचिंग भी हो सकती है। मज़ीद हम बात करेंगे कि ये स्पोर्स बनाते हैं, ऐसे स्पोर्स जो कि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मौजूद हो सकते हैं और प्लांट्स की रूट्स के साथ में अटैच भी हो सकते हैं। प्लांट की रूट जो है उनका एक स्ट्रक्चर होगा जिसे नोड्यूल कहा जाएगा, वहाँ पर ये मौजूद होंगे और नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का काम कर रहे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि डेंटल प्लाक को काज करते हैं, मतलब कि दांतों के साथ मौजूद रह सकते हैं और फिर दांतों की ऊपरी लेयर जिसे इनामिल कहा जाता है उसे डिस्ट्रॉय करके कैविटी काज कर सकते हैं। अब इनके कुछ जानदारों का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि एक नाम लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये लेप्रोसी की बीमारी जो है काज करता है। उसके अलावा इनका एक जानदार जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को काज कर सकता है। और अगर हम फ़ायदे की बात करेंगे तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक जो है वो इनमें से हासिल की जाती है, जैसे कि है टेट्रासाइक्लिन। उसके अलावा क्लोरमफेनिकोल, अर्थ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन, ये एक्टिनोमाइसिट्स में से हासिल की जाती थी। यहाँ पर आपके सामने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी दिखाया हुआ है। यहाँ मज़े लिखा हुआ है कि तकरीबन हर साल जो है 150 के करीब न्यू एंटीबायोटिक्स जो है वह एक्टिनोमाइसिट्स में से डिस्कवर होती है। होता है इस तरह से कि एंटीबायोटिक हम उन चीज़ों को कह रहे हैं जो दूसरे जानवर के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैक्टीरिया भी दूसरे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए केमिकल्स बनाते हैं। तो अगर एक्टिनोमाइसिट्स में से ऐसे केमिकल मिल रहे हैं जो दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम उनमें से निकलने वाले उन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके अलग करके फिर एंटीबायोटिक बना रहे हैं। अब 7वें ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर जो जानदारों का जिक्र किया जा रहा है वो ग्राम नेगेटिव होंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन कम मौजूद होगा और उसके अलावा फ्लैजिलेटेड भी ये हो सकते हैं। एक इनके जानदार का नाम लिखा हुआ है वो है एजोटोबैक्टर। ये ज़मीन में और पानी में मौजूद हो सकता है और ये नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होता है।
अब हमारे पास दूसरे जानदारों का जिक्र किया जा रहा है जो कि है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। होते ये भी जो है ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फिर ये केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं, केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करके फिर उनमें से एनर्जी हासिल करते हैं। केमिकल्स का जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनर्जी को हासिल करने का काम करते हैं। काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हो गए, अमोनिया वगैरह हो गए, या सल्फर वाले कंपाउंड्स हो गए, या आयरन वाले कंपाउंड्स हो गए, तो उनके इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फिर जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस एनर्जी का इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स का लिखा हुआ है नाइट्रोजोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करेंगे, जो अमोनिया होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर एनर्जी को हासिल करेंगे। पहले ये अमोनिया को नाइट्राइड्स में बदलेंगे, फिर नाइट्रेट्स के अंदर बदलेंगे। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करके लिखा हुआ है। जैसे कि ओमनी बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, ये किस तरह के हमें दिखते हैं, ये रॉड शेप के हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर मोटिलिटी की बात करेंगे, इनमें से कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, किसी में फ्लैजिला मौजूद होगा, और ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। और उसके अलावा ये पैथोजिन होंगे, बीमारियां काज कर सकते हैं, और उसके अलावा ये डीकम्पोजर के तौर पर मौजूद होंगे। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, ये रॉड शेप के हो सकते हैं, कोक्साई के जैसे राउंड हो सकते हैं, या फिर ये ग्रुप्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मोटिलिटी की बात करेंगे, इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है, स्मूथ सरफेसेस के ऊपर मूवमेंट हो सकती है, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो सकती है, या फिर ये जो है नॉन मोटाइल होंगे। और फोटोसिंथेटिक ये मौजूद रहेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम कर रहे होते हैं। माइकोप्लाज्मस और स्पायरोप्लाज्मस, इनकी हमने बात की थी, इनमें कोई सेलवाल मौजूद नहीं होगी, तो इस तरह से कोई खास शेप इनका मौजूद नहीं रहेगा। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होंगे और पैथोजिन होंगे। स्पायरोकिट्स की बात करेंगे, स्पिरुलिना के जैसा शेप होगा, फ्लैजिलेटेड होंगे, एंडोफ्लैजिलम पाई जाती है, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, डीकम्पोजर और पैथोजिन ये रह सकते हैं। सूडोमोनास की अगर हम बात करेंगे, ये रोड शेप के होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। इनके अंदर अब दोनों चीज़ें पाई जा सकती है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और इनके कुछ जानदार कीमोसिंथेटिक भी होंगे। जो इनके हेट्रोट्रॉफिक होंगे वो डीकम्पोजर और प्लांट पैथोजिन होंगे। एक्टिनोमाइसिट्स की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास जो है रॉड शेप के भी मौजूद हो सकते हैं और इनकी ग्रुप्स भी मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और हेट्रोट्रॉफ होंगे, पैथोजिन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी मौजूद रह सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब्स की बात करेंगे, ये रॉड शेप के होंगे, इनमें कुछ में फ्लैजिला होंगे और नॉन मोटाइल वगैरह होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे और फ्री लिविंग भी हो सकती है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर रह रहे होंगे, या फिर सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना करके दूसरे जानदारों के साथ जुड़ करके ये रह सकते हैं। कीमोसिंथेटिक की बात करेंगे, ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, कॉक्साई की जैसी भी हो सकते हैं, किसी में फ्लैजिला होगा, कोई नॉन मोटाइल होगा, और उसके अलावा ये कीमोसिंथेटिक होंगे, यानी कि ये केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके उनकी ऑक्सीडेशन करके उसमें से एनर्जी हासिल करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में इनका रोल प्ले हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।